सोचिए, एशिया के दो सबसे बड़े देश, दुनिया की 1/3 आबादी का घर और हजारों साल पुराने पड़ोसी, फिर भी इंडिया और चाइना का रिश्ता दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी का है और सहयोग से कहीं ज्यादा कंपटीशन का। तो चलिए आज 21वीं सदी की इसी सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल पहेली को समझते हैं। तो असल में ये रिश्ता है क्या? क्या ये दुश्मन हैं जो एक दूसरे के साथ बिजनेस करने पर मजबूर हैं, या ये ऐसे पार्टनर हैं जो बॉर्डर पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं? सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है और आज हम उसी सच को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इन दोनों देशों के बीच हर बातचीत को दो बिल्कुल ऑपोजिट ताकतें खींचती हैं। एक तरफ है परमानेंट दुश्मनी, मतलब एक ऐसी राइवलरी जिसे टाला नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल सह अस्तित्व, यानी एक ऐसी इकोनॉमिक मजबूरी जिससे बचा भी नहीं जा सकता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दुश्मनी की सबसे बड़ी और सबसे साफ दिखने वाली वजह की, उनकी हजारों किलोमीटर लंबी बॉर्डर पर मिलिट्री टेंशन। हिमालय की ये ऊंची चोटियां अब सिर्फ पहाड़ नहीं हैं, बल्कि ये गहरे शक और अविश्वास की एक जीती जागती निशानी बन गई हैं। लेकिन आपको पता है, ये रिश्ता हमेशा से इतना खराब नहीं था। 1950s में तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजता था, मगर ये सब बहुत जल्दी बदल गया। 1954 में चीन ने तिब्बत पर पूरा कंट्रोल कर लिया, जिससे इंडिया और चाइना के बीच का जो एक नेचुरल बफर जोन था वो खत्म हो गया। फिर आया 1962 का युद्ध, जिसने भाईचारे के सारे सपने तोड़ दिए। और अभी हाल ही में 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प हुई, 45 सालों में पहली बार जब बॉर्डर पर सैनिकों की जानें गई। चीन की एक बहुत जानी मानी स्ट्रेटजी है जिसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। इसका मतलब है, जैसे सलामी का एक एक पतला टुकड़ा काटा जाता है, वैसे ही चीन धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को अपनी तरफ खिसकाने की कोशिश करता है। और ये छोटी छोटी हरकतें मिलकर जमीन पर हकीकत को बदल देती हैं और इंडिया के लिए एक परमानेंट सिरदर्द बन जाती हैं। और अपनी इस सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने के लिए चीन बॉर्डर पर जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है, हिमालय के मुश्किल हालात में अपनी सेना को लंबे समय तक बनाए रखना और एक परमानेंट बढ़त हासिल करना। इसमें ऐसे हवाई अड्डे हैं जिनका इस्तेमाल मिलिट्री और सिविलियन दोनों कर सकते हैं। 4500 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हैं और सैकड़ों ऐसे बॉर्डर विलेज बनाए गए हैं जो असल में चीनी सेना के लिए लॉजिस्टिकल बेस का काम करते हैं। ये जो मिलिट्री तैयारी है ना, ये एक बहुत बड़े पावर गैप को भी दिखाती है। अंदाजा है कि 2030 तक चीन का डिफेंस बजट इंडिया से 3 गुना ज्यादा होगा। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, स्पेस वॉरफेयर मतलब सैटेलाइट्स को मार गिराने की ताकत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर वॉरफेयर जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के मैदान में भी चीन आज बहुत आगे है। लेकिन कहानी यहीं पर और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये जो बॉर्डर पर तनाव है, ये एक बहुत गहरी इकोनॉमिक उलझन से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी डिपेंडेंसी जो किसी दो धारी तलवार से कम नहीं है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में चीन के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार घाटा $99.2 बिलियन तक पहुंच गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा सिर्फ कुछ ही सालों में 2 गुना हो गया है। यह एक बहुत खतरनाक इकोनॉमिक निर्भरता की तरफ इशारा करता है। देखिए, यह घाटा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वेल्थ ट्रांसफर है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत हर साल अरबों डॉलर देकर जाने अनजाने में अपने ही सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक दुश्मन के इंडस्ट्रियल और मिलिट्री बेस को मजबूत कर रहा है। इस निर्भरता की गहराई देखनी है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि अपनी दवाइयां बनाने के लिए जो कच्चा माल यानी APIs चाहिए, उसका लगभग 72% हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। ये एक ऐसी कमजोरी है जो किसी भी बड़े संकट के समय हमारी पूरी हेल्थ केयर सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। और ये कहानी सिर्फ दवाइयों पर खत्म नहीं होती। चाहे वो रेलवे के 90% से ज्यादा पहिए और एक्सेल्स हों, या फिर 59 अलग अलग इंडस्ट्रियल कैटेगरीज जिनमें लगभग 100% इंपोर्ट चीन से होता है, या फिर हमारे फोन और लैपटॉप की 90% से ज्यादा डिस्प्ले स्क्रीन्स, भारत कई जरूरी चीजों के लिए चीन पर बुरी तरह डिपेंडेंट है। तो बात साफ है, ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर या ट्रेड के आंकड़ों में नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेस का गेम है जो पूरे एशिया में अपने असर को बढ़ाने के लिए खेला जा रहा है। और इस गेम में दोनों तरफ से चालें चली जा रही हैं। एक तरफ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं हैं जो साफ तौर पर भारत को घेरने की कोशिश करती हैं। तो दूसरी तरफ भारत का जवाब है क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ग्रुप, और अपनी नेबरहुड फर्स्ट डिप्लोमेसी, जिसके जरिए वो इस घेराबंदी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सारे तनाव के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी है। गलवान जैसी खतरनाक झड़पों के बावजूद ब्रिक्स और SCO जैसे इंटरनेशनल मंचों पर दोनों देशों के नेता एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। ये दिखाता है कि दोनों ही देश समझते हैं कि तनाव को एक हद से आगे नहीं बढ़ने देना है।
तो सवाल उठता है कि भारत इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से डील कैसे करता है। उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी एक कोर आइडिया पर टिकी है। ये आइडिया है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ये सुनने में भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी भी बाहरी पावर के दबाव में आए बिना अपने देश के हित में फैसले लेने की आज़ादी। यही इंडिया के वर्ल्ड व्यू की नींव है। और इस ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए भारत एक मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी अपनाता है। इसमें पहला कदम है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसे ग्रुप बनाकर चीन की मिलिट्री ताकत को बैलेंस करना। दूसरा कदम है ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों का इस्तेमाल करके चीन से बातचीत भी बनाए रखना और उससे डिप्लोमैटिकली कंट्रोल करना। और इन सब का आखिरी मकसद एक ही है, एक ऐसा मल्टीपोलर एशिया बनाना जहां इंडिया एक बड़ी ताकत हो, न कि किसी और के पीछे चलने वाला देश। तो एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये कोई जीतने की स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो एक न खत्म होने वाली, एक परमानेंट दुश्मनी को लगातार मैनेज करने की एक कभी ना खत्म होने वाली कोशिश है। यहां मकसद जीतना नहीं, बल्कि तनाव और रिस्क को लगातार मैनेज करते रहना है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस अनस्टेबल दुनिया में क्या ये नाजुक बैलेंस बना रह सकता है, या फिर इन दोनों ताकतों के बीच एक बड़ा टकराव होना तय है? इस रिश्ते का भविष्य सिर्फ इन दो देशों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।